हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। आज अकाउंट्स का पेपर हो चुका है सीए फाउंडेशन का। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छा पेपर किया होगा। पेपर का एनालिसिस लेकर मैं आया हूं, तो आइए ज़रा पेपर का एनालिसिस करते हैं। पहले ये देख लेते हैं किस चैप्टर से क्वेश्चन आए, किस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, और फिर हम पेपर का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 1, पहला पार्ट एज यूजुअल ट्रू फॉल्स से था, और वही बेसिक के कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, कुछ इधर उधर एक आध चैप्टर से थे, तो 12 नंबर के ट्रू फॉल्स। फिर एक बेसिक कॉन्सेप्ट का थ्योरी का क्वेश्चन था। उसके बाद में सब्सिडरी बुक सेल बुक का क्वेश्चन था, आपके उसमें सेल बुक का। तो सेल बुक का क्वेश्चन था 4 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 डेप्रिसिएशन का 10 नंबर का क्वेश्चन था 2A। बी बीआरएस जो था वो 5 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद इन्वेंट्री एंड फाइनल अकाउंट का एक छोटा सा क्वेश्चन मिक्स करके, जिसमें फाइनल अकाउंट का भी थोड़ा कंटेंट था, थोड़ा इन्वेंट्री का कंटेंट था, और मिलाकर उन्होंने 5 नंबर का क्वेश्चन दे दिया। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इन्वेंट्री के चैप्टर में भी यूज हो जाता है और फाइनल अकाउंट के चैप्टर में भी यूज हो जाता है। तो 5 नंबर का तो मैं 2.5 नंबर बोल सकता हूं कि 2.5 नंबर इन्वेंट्री से और 2.5 नंबर फाइनल अकाउंट से था। 3 का ए कंसाइनमेंट से था 10 नंबर का। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज से 5 नंबर का क्वेश्चन था, और एवरेज ड्यू डेट और सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पर चॉइस थी 5-5 नंबर का। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन करना था इसमें से आपको। एनपीओ का 15 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों, उसके साथ में पार्टनरशिप का बेसिक का 5 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, पार्टनरशिप से डेथ का इस बार पूरे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया गया, मतलब थोड़ा सा सरप्राइजिंग। ठीक है, मतलब जो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आता था बड़ा 10 नंबर का 15 नंबर का, उसको इस बार पार्टनरशिप का क्वेश्चन खा गया। तो पार्टनरशिप पूरा डेथ का क्वेश्चन उन्होंने 20 नंबर का डाल दिया, एक पूरा लंबा चौड़ा क्वेश्चन। तो 20 नंबर का क्वेश्चन। इश्यू ऑफ शेयर से हमेशा की तरह 15 नंबर का क्वेश्चन था, और एक जर्नल का इंपॉर्टेंस पूछा था थ्योरी का, तो 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो ये आपका पेपर का पैटर्न था, जो पेपर था जो इस बार आया। कहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गए? अगर मैं बोलूं फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, एक्सेप्ट अगर मैं उस 2.5 मार्क्स को छोड़ दूं तो बाकी फाइनल अकाउंट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। रेक्टिफिकेशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया इस बार। रेक्टिफिकेशन से यानी फाइनल अकाउंट और रेक्टिफिकेशन से हर बार लगभग 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस बार गोल कर दिया इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, फाइनल अकाउंट से भी नहीं पूछा, रेक्टिफिकेशन से भी नहीं पूछा। अब बताइए कोई क्या एस्टिमेट लगा सकता है? हम बच्चों को बोलते हैं कि रेक्टिफिकेशन जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि हर बार आता है 10 नंबर का। इस बार नहीं आया। ठीक है, डिवेंचर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जो 5 नंबर का नॉर्मली आ जाता है। अकाउंट करंट से इस बार कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जो हर बार 5 नंबर का क्वेश्चन अकाउंट करंट से पूछता था, चाहे भले ही चॉइस में होता था लेकिन पूछता था। इस बार वो भी नहीं आया, और इन्वेंट्री से नहीं आया, वही 2.5 नंबर का छोड़कर। समझे? तो इन्वेंट्री का अगर हम 5-10 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं आया। तो ये आपका पेपर का एनालिसिस था। ठीक है, अब कई बच्चों के मैसेज आए कि सर ये बताओ पेपर आपकी नज़र में क्या था, आसान था, मुश्किल था, एवरेज पेपर था? बेटा अगर पार्टनरशिप के क्वेश्चन को हटा दूं ना, तो पेपर बहुत इजी था। पार्टनरशिप के क्वेश्चन को अगर हटा दूं, हाँ पार्टनरशिप के क्वेश्चन को अगर मिला दूं, तो पेपर एवरेज बन जाता है, लेंथी भी बन जाता है। तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसमें काफी सारे बच्चों ने, अगर जिन बच्चों ने भी पार्टनरशिप के क्वेश्चन को छोड़कर बाकी 5 क्वेश्चन बनाए होंगे, बहुत आराम से उन्होंने अपने पेपर को अटेम्प्ट किया होगा। मैं तो कहता हूं हो सकता है समय से पहले पेपर अटेम्प्ट हो गया हो। ठीक है, क्योंकि एनपीओ का क्वेश्चन बिल्कुल जाना पहचाना क्वेश्चन, डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन जाना पहचाना, आपके कंसाइनमेंट का क्वेश्चन जाना पहचाना। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन बिल्कुल बुक का क्वेश्चन। ठीक है, जो आपका एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन बिल्कुल जाना पहचाना क्वेश्चन था। इसके अलावा आपका सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस का क्वेश्चन जाना पहचाना, और ये जो इन्वेंट्री और फाइनल अकाउंट जिसको मैं मिक्सचर बोल रहा हूँ, ये भी किताब का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस एक पार्टनरशिप के क्वेश्चन को अगर मैं हटा दूं तो पेपर बहुत इजी था। जिन बच्चों ने भी इस प्लानिंग के साथ पेपर अटेम्प्ट किया होगा कि पार्टनरशिप के क्वेश्चन को हटाते हैं, बाकी 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, उन्होंने बहुत ही आराम से और आसानी से पेपर को अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, तो चलिए अब एक बार जरा पेपर भी देख लेते हैं। पेपर का क्या लेवल था वो आपको देखकर ही अभी पता चल जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन हमेशा की तरह ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन है देखिए, एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म द अकाउंटेंट शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस बट शुड नॉट एंटिसिपेटेड इनकम। बिल्कुल सही, ट्रू है, ट्रू है। कंजर्वेटिज्म कहता है सारे एक्सपेक्टेड लॉसेस को तो आप कंसीडर कर लीजिए लेकिन एंटिसिपेटेड इनकम को इग्नोर कर दीजिए। ठीक है। expenses incurred expenses in connection with obtaining a license for running the cinema hall as our revenue expenditure। false है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, लाइसेंस एक इंटेंजिबल एसेट होता है, तो किसी भी इंटेंजिबल एसेट को एक्वायर करने के लिए खर्चा करोगे वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अंडर और ओवरकास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक इज एन एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ कमीशन। बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, अगर आपने अमाउंट बढ़ा दिया घटा दिया, अमाउंट गलत अकाउंट में लिख दिया गलत साइड में लिख दिया, ये सब एरर ऑफ कमीशन होती हैं। ठीक है जी, एक ये आप रेक्टिफिकेशन से बोल सकते हो 2 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ डेल क्रेडिटर कमीशन इज पेड टू कंसाइनी द लॉस ऑफ बैड डेट इज टू बी बोर्न बाय कंसाइनर। फॉल्स है। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन कंसाइनी को दिया जाता है तो जो भी लॉस ऑफ बैड डेट्स होता है वो कंसाइनी को ही बियर करना पड़ता है, कंसाइनर को नहीं बियर करना पड़ता। तो ये क्या है, द लॉस ऑफ बैड डेट शुड बी, ये फॉल्स है। ठीक है जी। परपेचुअल डिवेंचर आर पेबल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। ये ट्रू है। परपेचुअल का मतलब होता है इरिडीमेबल डिवेंचर्स, तो जो कंपनी की लाइफ टाइम में रिडीम होने के लिए कंपनी लायबल नहीं है उनको रिडीम करने के लिए, ना डिवेंचर होल्डर डिमांड कर सकता उन डिवेंचर के लिए। ठीक है, तो वो डिवेंचर कंपनी चाहे तो कभी भी रिडीम कर सकती है, कंपनी चाहे तो ना रिडीम करे, लेकिन लिक्विडेशन पर कंपनी को पैसे वापस करने पड़ते हैं। तो ये ट्रू है। ओवरहेड इज डिफाइंड एज द टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये फॉल्स है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, ओवरहेड नहीं बोलते। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, इन सब का टोटल ओवरहेड कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पेज लेते हैं। अगला पेज देखो बच्चों, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये एक तरीके से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। मटेरियलिटी क्या होता है, वही जितने भी इंपॉर्टेंट आइटम इंफॉर्मेशन होती है उनका डिस्क्लोजर हमको देना पड़ता है, उसको मटेरियलिटी बोलते हैं। कंजर्वेटिज्म वही है, ऑल एक्सपेक्टेड लॉसेस शुड बी टेकन इनटू अकाउंट इमीडिएटली बट ऑल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट शुड बी इग्नोर, ऑल एक्सपेक्टेड इनकम शुड बी इग्नोर्ड। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं, विच आर नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट, वॉलंटरी कंपनसेशन वगैरह, ये सब पे किया आपने। और फ्लोटिंग चार्जेस होते हैं जो कंपनी की या किसी भी बिजनेस की टोटल एसेट पर जो सिक्योरिटी होती है वो फ्लोटिंग चार्ज कहलाता है। जैसे मैंने बैंक से कहीं से लोन लिया और सारी एसेट पर मैंने चार्ज कर दिया, मतलब अगर मैं लोन का डिफॉल्ट करूंगा तो बैंक आएगा मेरी कोई भी एसेट उठाकर बेच सकता है, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। एक होता है फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज किसी स्पेसिफिक एसेट पर होता है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग की सिक्योरिटी पर लोन ले लिया, जैसे स्टॉक की सिक्योरिटी पर लोन ले लिया, तो उसको फिक्स चार्ज बोलते हैं। लेकिन जब सारी एसेट की सिक्योरिटी पर मैं लोन लेता हूं उसको फ्लोटिंग चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। फिर देखिए सब्सिडरी बुक का बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन, बच्चा क्वेश्चन। ठीक है जी, कहते हैं सोल्ड टू परनूट इलेक्ट्रॉनिक्स 10 पीसेस ऑफ माइक्रोवेव 8500 कैश डिस्काउंट ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो 8500 इंटू 10, उसमें से 15% डिस्काउंट करना था। उसके बाद अजंता को 8 पीसेस बेचे 12500, 10% डिस्काउंट। और फिर नवीन ट्रेडर को 15 पीसेस ऑफ जूसर बेचे 5500, 15 इंटू 5500 लेस 15% डिस्काउंट। तो ये आपको करना था। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन बताइए। सेल बुक में रिकॉर्डिंग करनी थी, छोटा सा 3 पॉइंट लिखने थे, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। ये डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन बच्चों, ये डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन था। ये भी मेरे ख्याल से बहुत जल्दी बन गया होगा, जिन बच्चों ने भी आराम से बनाया होगा आसानी से क्वेश्चन बन गया होगा। इसमें क्या था, पहले से आपको मशीनरी का बैलेंस गिवन है और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का बैलेंस गिवन है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम बनाने की कोशिश करें तो देखो कुछ इस तरीके से आपको एक ही साल की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो एक ही साल के बेसिस पर आपको बनाना था। ये आपको जैसे मशीनरी अकाउंट बनाना था, साथ में आपको प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना था। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना था टू बैलेंस बीडी कितने का, 12 लाख का। फिर यहाँ पर आपको लिखना था बाई बैलेंस बीडी कितने का, 4,65,000 का। ये आपके ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है।
किस डेट को? 1/4/2021 को गिवन है। फिर क्वेश्चन ने आपसे कहा है ऑन 1 October 2021 द मशीनरी विच वाज परचेज्ड ऑन 1 April 2018 फॉर रुपीज 2 लाख वाज सोल्ड फॉर रुपीज 1,10,000 एंड ऑन द सेम डेट अनदर मशीनरी वाज परचेज फॉर रुपीज 4,80,000। तो पहले ये देखो, एक मशीन आपने जो परचेज की थी, कब परचेज की थी? आपने परचेज की थी 1/4/18 को। आपने एक मशीन 1/4/18 को परचेज की थी, उसको आपने 1 अक्टूबर 2021 को बेच दिया। इसका मतलब 3.5 साल के बाद, 3.5 साल के बाद अपने एसेट को बेचा। तो पहले आपको 3.5 साल का डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अगर मैं बात करूं तो पहले तो मुझे 1/4/2021 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसकी। तो इस मशीन को मैंने 2 लाख में खरीदा था। WDV मेथड से देखो डेप्रिसिएशन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू एवरी ईयर। मशीनरी अकाउंट बनाना था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो देखिए इसका अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 90% 2018-19 का डेप्रिसिएशन, फिर 90% करो तो वैल्यू बची होगी 31 मार्च 2020 की, फिर 90% करोगे तो ये वैल्यू बची होगी 31 मार्च 2021, मतलब 1/4/2021 की वैल्यू बची होगी। तो कितना होगा देखो, 2 लाख इंटू 90%, फिर इंटू 90% और फिर इंटू 90%, ये वैल्यू बची होगी 145,800। ये वैल्यू कब की है? 1/4/2021 की। समझे? अच्छा, अब इस पर आपने, इसका मतलब 1/4/21 तक इस एसेट पर कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया आपने? 145,800 वैल्यू बची हुई है और 2 लाख का एसेट था, तो इस पर आपने 54,200 का डेप्रिसिएशन लगा दिया 3 सालों में। 3 सालों में आपने इस एसेट पर 54,200 का डेप्रिसिएशन लगा दिया। ठीक है, अब 31 मार्च 1 अक्टूबर को बेचा ना, तो 1 अक्टूबर 2021 को बेचा, तो इस पर आपको 10% डेप्रिसिएशन और लगाना पड़ेगा 30 सितंबर तक का, क्योंकि 1 अक्टूबर को बेचा है। तो कितना होगा? 145,800 इंटू 10% इंटू 6/12, लो जी 7290 का डेप्रिसिएशन और होगा। तो फिर जो 1/10 को जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी? 145,800। तो कितनी बचेगी? 138,510 की वैल्यू बचेगी। आपने बेचा कितने में है? 1,10,000 में बेचा है आपने, 1,10,000 में। तो देखो लॉस कितना हो गया? 28,510 का लॉस हो गया। 28,510 का लॉस हो गया। ठीक है, तो टोटल मिलाकर देखा जाए तो करंट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगा? 7290। तो आपको क्या करना है? देखो, एक तो 7290 पहले यहां लिखना है, यानी 1/10 को आपको यहां लिखना है बाय डेप्रिसिएशन ऑन असेट सोल्ड 7290, पहले आपको यह लिखना है 7290। ठीक है, फिर जितना डेप्रिसिएशन टोटल लग चुका है इस पर, वो आपको मशीन अकाउंट में, यानी मशीन डिस्पोजल अकाउंट में भेजना है। मशीन डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हो ना, तो मशीन डिस्पोजल अकाउंट में भेजना है। तो मशीन डिस्पोजल अकाउंट में कितना भेजोगे? 54,200 तो आपने 3 साल में लगा रखा था, फिर 7,290 और लगा दिया, तो 61,490 का डेप्रिसिएशन आपको डिस्पोजल अकाउंट में भेजना पड़ेगा। और इधर से मशीन की कॉस्ट को डिस्पोजल अकाउंट में भेजना पड़ेगा। कब? 1/10 को। तो बाई मशीन डिस्पोजल अकाउंट कितने का था? 2 लाख का। ठीक है, इसी डेट को आपने 1/10 को एक और एसेट खरीद लिया, तो यहां आएगा 2 बैंक, कितने का? 4,80,000 का, ये आ जाएगा। ठीक है, 4,80,000। अब असेट डिस्पोजल अकाउंट और बना लो। आइए, असेट डिस्पोजल अकाउंट तो एक ही बार बनेगा, यानी मशीन डिस्पोजल अकाउंट, यहां पर आएगा 2 मशीन, कितने का? 2 लाख का। फिर यहां लिखेंगे बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी आज तक उस पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था। बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखो या बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। 61,490 आपने बेचा कितने में है? बाई बैंक 1 लाख में, 1,10,000 में। और जो लॉस हो गया वो यहां पर लिख दीजिए बाई लॉस या बाई पीएनएल। बाई पीएनएल कितना लॉस होगा? 1 मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ जी, तो बाई बैंक कितना? तो बाई लॉस, बाई पीएनएल करके लिखो या बाई लॉस करके लिखो। कितना है लॉस? है आपका 28,510। ये आपका 2 लाख अकाउंट बंद हो जाएगा।
ठीक है, 61,490 प्लस 1,10,000 प्लस 28,510, ये 2 लाख रुपए, ये मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट हो गया। अब आपको डेप्रीसिएशन लगाना है कौन सी एसेट पर? जो बची हुई एसेट है उस पर डेप्रीसिएशन लगाना है। ठीक है, तो बची हुई एसेट पर जब आप डेप्रीसिएशन लगाओगे तो 2 एसेट हैं, एक तो पहले से था जो ओल्ड था, तो यहां पर लिखोगे 31 मार्च 2022 को बाई डेप्रीसिएशन। तो एक तो आपके पास जो ओल्ड थी वो उस पर, और एक जो न्यू है उस पर डेप्रीसिएशन लगेगा। तो ओल्ड कितना था? ओल्ड आपके पास पहले से परचेस कर रखा था आपने, बैलेंस था 10 लाख, 12 लाख था पहले से, 12 लाख में से 2 लाख की एसेट आपने बेच दी तो 10 लाख का बचा। अब क्वेश्चन ने कहा है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने कहा है इस 4,65,000 इस पर आज तक डेप्रीसिएशन लग चुका था, तो आप देखो इस 4,65 में से 54,200 का डेप्रीसिएशन तो चला गया, तो कितना डेप्रीसिएशन बचा होगा? अगर मैं करंट ईयर का डेप्रीसिएशन निकालूं ना यहां पर, तो इस तरह निकालूंगा। देखो पहले देखो कॉस्ट, तो 10 लाख, 10 नहीं 12 लाख कॉस्ट था, इसमें से 2 लाख की असेट चली गई तो 10 लाख बचा, इसमें से माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, उन असेट पर लगाओ, निकालो जो असेट बची हुई हैं, तो 4,65,000 टोटल था और 54,200 कौन सा? ये वाला जो 31 मार्च 2021 तक डेप्रीसिएशन लगा था वो इसमें से हटा दो, तो जो बाकी डेप्रीसिएशन बचेगा वो 10 लाख की एसेट पर बचेगा। तो 10 लाख में पहले 4,65,000 में से 54,200 हटा दो तो कितना बचेगा? 4,10,800। तो 4,10,800 आपको माइनस करना है इस 10 लाख में से। ठीक है, तो कितना बचेगा? ये बचेगा 589,200। अब इस पर डेप्रीसिएशन आएगा, ये है ओल्ड, तो ओल्ड पर डेप्रीसिएशन आएगा किस रेट से? 10% से, क्योंकि मेथड WDV है, तो इस पर डेप्रीसिएशन आएगा 10%, 58,920 रुपए, ये आपका डेप्रीसिएशन आएगा करंट ईयर का। समझे? और जो एसेट आपने 4,80,000 परचेस की उस पर 10% के हिसाब से 6 महीने का डेप्रीसिएशन आएगा, यानी न्यू पर जो डेप्रीसिएशन आएगा वो कितना आएगा? 4,80,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 2, यानी 24,000 डेप्रीसिएशन इस पर आएगा। तो आप जब यहाँ पर लिखोगे ना, तो यहाँ देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में यहाँ पर लिखोगे कितना लिखा था? 58,920, और ये आएगा 24,000। ठीक है, और फिर यहाँ पर अब बैलेंस CD निकालोगे, बैलेंस CD, ये हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का बैलेंस। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका बैलेंस क्या है? इसका बैलेंस तो बाई बैलेंस CD कितना आएगा? 14,80,000, ये आपके एसेट अकाउंट का बैलेंस हो गया। ठीक है, मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी करवा दिया, आपको बताया नहीं बल्कि सॉल्व भी करवा दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2A, कितने का था? 10 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बैंक ओडी, इसमें बैंक ओडी था, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2022 फॉर ए लिमिटेड। तो बैंक ओडी था, तो बैंक ओडी आपको पता है ये माइनस में लिखना है, ये माइनस में लिखना था। फिर चेक डिपॉजिटेड ऑन 15 फरवरी 2022 क्रेडिटेड ऑन 5 अप्रैल, तो आपने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा रखा होगा लेकिन पासबुक का तो नहीं बढ़ाया होगा, तो पासबुक के बराबर आने के लिए माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट डेबिटेड बाई बैंक, बैंक ने कम कर रखा है तो आप भी कैश बुक से कम कर देना था। चेक इशूड बिफोर 31 मार्च बट नॉट प्रेजेंटेड, बेटा प्लस कर देना था क्योंकि कैश बुक का बैलेंस घटा हुआ है, पासबुक का घटा हुआ नहीं था, तो पासबुक के बराबर आने के लिए प्लस करेंगे। 10 मार्च को बैंक ने क्रेडिट कर दिया गलती से, तो बैंक ने बेटा बढ़ा दिया तो आप भी बढ़ा दो गलती से, भाई बैंक ने बढ़ाया है तो आप भी बढ़ा दो। ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, तो आपने कोई ड्राफ्ट बैंक में जमा करवाया, अपनी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा लिया होगा लेकिन बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा तो माइनस हो जाएगा ये। ठीक है जी। बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक बट नो एडवाइस रिसीव्ड बाय द कंपनी, मतलब बैंक ने हमारा बिल कलेक्ट करके हमारे बैंक अकाउंट में जमा कर दिया लेकिन हमको पता नहीं चला, तो बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ होगा तो आप भी बढ़ा दो। ठीक है, उसके बाद होगा बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, बैंक ने हमारा चार्जेस काट रखे हैं लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो बैंक में घटा हुआ है आप भी घटा दो, बैंक में घटा हुआ है आप भी घटा दीजिए। ठीक है, बैंक चार्जेस। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक नॉट एडवाइज टू द कंपनी, हमारी कोई सब्सिडी थी बैंक ने कलेक्ट करके अकाउंट में जमा कर दी तो आप भी प्लस कर दो। ठीक है,
अब देखिए माइनस माइनस जोड़ लो, प्लस प्लस जोड़ लो, माइनस माइनस अलग जोड़ लो, प्लस प्लस अलग जोड़ लो। तो देखो पहले माइनस माइनस करते हैं, 15,50,750, ठीक है, 7,75,000, पहले माइनस माइनस जोड़ रहे हैं ना, पहले माइनस माइनस जोड़ लो, 15,50,750 प्लस 12,50,000 प्लस 1,75,500, ठीक है जी। फिर माइनस है 12,75,000 और माइनस है, और 2,85,000 यह भी माइनस है। तो माइनस हो गया टोटल 45 लाख, माइनस का टोटल है 45,36,250, ये माइनस का टोटल है। अब प्लस का टोटल देखते हैं, प्लस का कितना है। प्लस का टोटल है 7,75,000, उसके बाद है 1,50,000, ठीक है जी, उसके बाद है 9,45,000, उसके बाद है 17,50,000। लो जी 36,20,000 ये प्लस का टोटल है। अब ये बैलेंस निकल कर आएगा पासबुक का, और पासबुक का भी माइनस बैलेंस है तो ओवरड्राफ्ट निकल कर आएगा, क्योंकि माइनस टोटल ज्यादा है तो बैलेंस भी माइनस आएगा। तो ये बैलेंस आएगा 45,36,250 में से ये माइनस कर दोगे तो 9,16,250, ये होगा बैंक ओडी एज पर पासबुक, ठीक है जी, बैंक ओडी एज पर पासबुक, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी, ये वही फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। फाइनल अकाउंट मतलब फाइनल अकाउंट और एनपीओ दोनों मिलाकर क्वेश्चन है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ राम शोड इन नेट प्रॉफिट ऑफ 5,75,000 आफ्टर कंसीडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2,55,000, ठीक है। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स। तो आपको देखना है, पहले तो जरा स्टॉक चेंज करना है। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे बनाना था, यहां पर आपको लिखना था स्टेटमेंट शोइंग, पहले तो स्टॉक आपको निकालना था, जो करेक्ट स्टॉक है वो निकालना था। स्टेटमेंट शोइंग करेक्ट स्टॉक, पहले करेक्ट स्टॉक निकालना था। तो पहले स्टॉक गिवन, तो स्टॉक गिवन है आपका 2,55,000। अब जो जो चीज से स्टॉक पर फर्क पड़ता वो आप देख लेते। परचेज किया 10,500, परचेज फॉर द ईयर इंक्लूडेड 10,500 पेड फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग ऑफ द शॉप, यानी इलेक्ट्रिकल फिटिंग करवाया शॉप का, लेकिन परचेज में लिख दिया। तो बेटा ये प्रॉफिट का पॉइंट है, इस पर स्टॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राम गेव गुड्स वर्थ ₹25,000 एट फ्री सैंपल फॉर विच नो एंट्री वाज मेड, तो इसका भी स्टॉक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इनवॉइस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू ₹1,85,000 हैव बीन इंटर्ड ऑन 29 मार्च बट वर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक। हाँ, ये 1,85,000 स्टॉक में लिखना भूल गए, तो ये ऐड होगा, ये ऐड होगा 1,85,000 ये स्टॉक में ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो, सेल ऑफ 2,05,000 वर डिस्पैच्ड ऑन 27 मार्च बट वर नॉट वर इंक्लूडेड इन सेल ऑफ अप्रैल, ये भी स्टॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुड्स कॉस्टिंग 55,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस इन मार्च 2022 एट ए मार्जिन ऑफ 33.1/3% ऑन कॉस्ट। अप्रूवल वाज गिवन इन अप्रैल 2022 बट दीज वर कंसिडर्ड एज सेल इन मार्च 2022। इससे 55,000 का आपको स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा। लो जी 55,000 का आपको स्टॉक, यानी जो कॉस्ट होती है उससे आपका स्टॉक बढ़ जाएगा 55,000 से। तो अब देखो जरा करेक्ट स्टॉक आपका कितना आएगा, 2,55,000 प्लस 1,85,000 प्लस 55,000, ठीक है जी। तो आपका जो करेक्ट स्टॉक आएगा वो आएगा 4,95,000। अब आपको सही प्रॉफिट निकालना है। अब निकालना है स्टेटमेंट शोइंग करेक्ट प्रॉफिट। स्टेटमेंट शोइंग करेक्ट प्रॉफिट, तो करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, पहले प्रॉफिट गिवन, जो प्रॉफिट गिवन है कितना गिवन है, 5,75,000 का प्रॉफिट गिवन है ऊपर, आप देखिए 5,75,000 का प्रॉफिट गिवन है ये, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसमें आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, लिखेंगे इंक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन स्टॉक,
स्टॉक इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। तो 4,95,000 माइनस 2,55,000, तो 2,40,000 से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, 2,40 से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरी बात, अब जरा पॉइंट पढ़ते हैं। यहां देखो, परचेज, आपने परचेज में इलेक्ट्रिक फिटिंग को इंक्लूड कर रखा है, तो बेटा फर्नीचर का परचेज एक तरीके से आपने परचेज में इंक्लूड कर रखा है, तो परचेज में इंक्लूड करने से आपका प्रॉफिट 10,500 से कम हो गया होगा, क्योंकि परचेज ज्यादा होगा तो जीपी कम हुआ होगा, जीपी कम हुआ होगा तो आपका नेट प्रॉफिट भी कम हो गया होगा। ठीक है, तो ये 10,500 आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, 10,500 आपको ये प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो, सेल अमाउंट इनवॉइस नहीं, राम गेव गुड्स वर्थ ₹25,000 एज फ्री सैंपल फॉर विच नो एंट्री वाज मेड। 25,000 का फ्री सैंपल दिया, इसकी वजह से बेटा प्रॉफिट पर कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप इसको रिकॉर्ड करते तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखते और पीएनएल के डेबिट में लिखते। ठीक है, तो इसका जो है फर्क बस इतना पड़ा होगा कि जीपी जो है वो आपका 25,000 से कम हो गया होगा, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट पर इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, तो इसको इग्नोर मारेंगे। कभी भी कोई आइटम आपने फ्री सैंपल के तौर पर दिया, चैरिटी के तौर पर दे दिया, सैलरी के तौर पर दे दिया, समझे, अगर आपने उसकी एंट्री नहीं की तो हाँ जीपी गलत होगा, लेकिन नेट प्रॉफिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपको अब यहां पर तो मैं इतना डिटेल में नहीं समझा सकता कैसे, लेकिन क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है ये। ठीक है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 1,85,000 ये स्टॉक में मैं कंसिडर कर चुका हूं। फिर 2,05,000 का सेल, आपने मार्च का सेल अप्रैल की सेल में इंक्लूड कर लिया, तो इसका मतलब आपने मार्च का सेल नहीं माना, तो मार्च की वजह, इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो 2,05,000 का प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा आपको। यानी मार्च की सेल आपने अप्रैल की सेल में इंक्लूड कर ली, तो ये गलत किया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में देखो, गुड्स कॉस्टिंग 55,000 वर सेंट on sale or return basis in March 2002 at a margin of 33 1/3% on cost. Approval was given in March 2022, but these were considered as sale in अब मार्च 2022। तो बेटा इसकी जो 55,000 है ना, इसमें 33.3333% ऐड कर लो, तो ये आएगा सेल वैल्यू, ये सेल वैल्यू आएगा 73,333। तो ये जो 73,333 है ना, ये आपको माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट में से, ये प्रॉफिट में से आपको माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो अप्रैल की सेल है वो मार्च में ले रखी है बेटा, तो इसकी वजह से इतना प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो ये माइनस कर दीजिए, यहां से 73,333 रुपए माइनस कर दीजिए। अब जो बचेगा ये आपका करेक्ट प्रॉफिट आएगा, 5,75,000 प्लस 2,40,000 प्लस 10,500 प्लस 2,05,000 माइनस 7,333, ये हो जाएगा कितना होगा, 9,57,167 रुपए। ये आपका 9,57,167 रुपए। ठीक है, ये आपका करेक्ट प्रॉफिट हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अब आया क्वेश्चन नंबर 3A, ये कंसाइनमेंट का क्वेश्चन है बच्चों। किसका क्वेश्चन है? कंसाइनमेंट का क्वेश्चन। Akbar and Sons of Surat consigned 500 toys of Amar and Sons of Ahmedabad at a cost of ₹800 each. Consignor paid freight 8,000, insurance 2,500. During transit, 30 toys were totally damaged. Amar and Sons took delivery of the remaining toys and paid 14,000 so as local taxes. Amar and Sons sent a bank draft to Akbar and Sons for 80,000 as advance payment and later sent an account sale showing that 400 toys had been sold at ₹1,500 each. ठीक है जी। Amar and Sons incurred expenses on godown rent amounting to 3,500. Amar and Sons was entitled to a commission of 6%. One of the customer could not pay 10 toys for 10 toys and nothing was recovered from insurance due to defect in the policy. मतलब जो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलना चाहिए था, लॉस जो रास्ते में जो डैमेज हुए थे 30 टॉयज, उसके लिए कोई क्लेम नहीं मिला क्योंकि आपकी पॉलिसी में डिफेक्ट था। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो बेड डेट्स हुआ है 10 टॉयज, तो 1,500 रुपए के हिसाब से बेचा था, तो 10 टॉयज यानी 15,000 का जो लॉस हुआ है उसको कंसाइनर ही बियर करेगा क्योंकि डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, you are required to prepare consignment account and Amar and Sons account in the books of Akbar and Sons. तो मतलब आपको क्या बनाना है बच्चों, आपको बनाना है एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट, लीजिए ये कंसाइनमेंट अकाउंट होगा और ये होगा अमर एंड सन्स अकाउंट, अमर एंड सन्स अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट में यहाँ क्या आएगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना भेजा है देख लीजिए जल्दी से फटाफट,
500 ट्वाइस इंटू 800, तो 500 इंटू 800 कितना होगा? 4 लाख। टू कैश उसने खर्चे किए, कितने खर्चे किए? 10,500 के खर्चे किए। ठीक है जी, 10,500 के खर्चे किए। उसके बाद में कहते हैं 30 ट्वाइस टोटली डैमेज हो गए। 30 ट्वाइस, तो जरा 30 ट्वाइस, 800 का एक ट्वाइस था 30 का, तो 24,000 हो गया। 24,000 प्लस इसमें जो अकबर एंड कंपनी है उसके प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस ले लो। प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस, तो प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस कैसे होंगे? देखो 10,500 उसने किए कितने ट्वाइस पर? 500 पर, तो 30 पर कितना? तो 30 पर होगा 630। लो जी, तो 24,000 में इसको ऐड कर दो तो 24,630 यहां आ जाएगा बाई एबनॉर्मल लॉस। 24,630 का एबनॉर्मल लॉस, इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी नहीं मिला तो उसको छोड़ो, तो 24,630 रुपए ये आपका हो गया एबनॉर्मल लॉस। 24,630 ये एबनॉर्मल लॉस हो गया। ठीक है, अब उसने ट्वाइस रिसीव करे, किसने? अमर एंड कंपनी ने ट्वाइस रिसीव करे, बचे हुए ट्वाइस यानी 470 ट्वाइस उसने रिसीव करे होंगे और उसने खर्चा किया, तो ये क्या आएगा? अमर एंड कंपनी। तो अमर एंड कंपनी में एक तो उसने लोकल टैक्सेस पे किए, लोकल टैक्सेस जो है ये नॉन रिकरिंग खर्चा होगा। कितने का पे किया उसने लोकल टैक्सेस? 14,100 रुपए का। ठीक है, उसके बाद उसने 80,000 एडवांस दे दिया, तो बाई बैंक करके यहां पर आ जाएगा 80,000 का एडवांस। बाई बैंक करके 80,000 का एडवांस आ जाएगा। उसके बाद में देखो उसने 400 ट्वाइस बेच दिए 1500 के हिसाब से, तो यहां आ जाएगा बाई अमर एंड कंपनी कितना? 400 इंटू 1500, तो कितना? शायद 6 लाख का सेल होगा। 6 लाख का होगा ना, 400 इंटू 1500, हाँ जी 6 लाख का सेल होगा। और इधर आ जाएगा देखो टू कंसाइनमेंट 6 लाख, कंसाइनी के अकाउंट में 6 लाख। ठीक है, उसके बाद में यहां पर देखिए उसने गोडाउन रेंट पे किया, गोडाउन रेंट था 3500 का, 3500 का गोडाउन रेंट था और उसका 6% कमीशन बना होगा, कमीशन, तो कमीशन हुआ 36,000 का। तो टोटल जरा देख लो इसको कितने से क्रेडिट करना है? 14,100 प्लस 3500 प्लस 36,000, समझे? 53,600। अच्छा, साथ में जरा बैड डेट्स भी लिख दो यहीं पर, भाई बैड डेट्स इसी को बियर करना पड़ेगा ना। तो हम ये जब बैड डेट्स कंसाइनर बियर करता है तो हम कंसाइनी एंट्री बनाते हैं, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। तो बैड डेट्स कितना होगा? बैड डेट्स देख लो एक बार, उसने 10 ट्वाइस के पैसे नहीं मिले तो 1500 के हिसाब से 15,000 रुपए डूब गया, तो टोटल होगा 14,100 प्लस 3500 प्लस 36,000 प्लस 15,000, ये होगा 68,600। ठीक है जी, यहां लिख देंगे इसको बाई कंसाइनमेंट करके 68,600, समझे? लो जी, ये तो यहां पर आ जाएगा, अगर उसने जो पैसे दे दिए तो बाई बैंक करके आ जाएगा, नहीं दिए तो बाई बैलेंस सीडी करके भी लिख सकते हो। ठीक है, उसने एडवांस ही दिया था, उसके बाद बोला नहीं है कि पैसे दिए या नहीं दिए, तो बाई बैलेंस सीडी करके लिख दो, तो कितना बचेगा? 6 लाख माइनस 80,000 माइनस 68,600, तो यहाँ बैलेंस आ जाएगा 4,51,400। लीजिए 4,51,400। अब यहाँ पर सिर्फ एक स्टॉक निकालना है आपको, कंसाइनमेंट स्टॉक। कंसाइनमेंट स्टॉक जब निकल कर आ जाएगा बस आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो कंसाइनमेंट स्टॉक जरा एक बार निकाल देता हूं मैं। कंसाइनमेंट स्टॉक कितने ट्वाइस बचे होंगे? 500 भेजे थे, 30 डैमेज हो गए, 400 बेच दिए, तो 70 बचे। तो 70 इंटू 800 तो कितना होगा? 56,000। पहले कंसाइनर के खर्चे प्रोपोर्शनेट 10,500 किए उसने 500 पर, तो 70 पर कितने होंगे? तो 10,500 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 70, ये होंगे 1470। कंसाइनी के देखो, कंसाइनी ने 14,100 रुपए के जो लोकल टैक्सेस हैं वो नॉन रिकरिंग है, तो वो उसने किए 470 पर, क्योंकि 30 तो डैमेज हो गए थे, तो 470 पर किए, तो 70 पर कितना होगा? तो देखो जरा 14,100 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 470, ये होगा 2100। तो कंसाइनमेंट स्टॉक होगा 2100, 1470 प्लस 56,000, लीजिए 59,570 रुपए का स्टॉक हो गया। और अब आ जाएगा बच्चों प्रॉफिट, लीजिए ये प्रॉफिट आ गया। कितना प्रॉफिट होगा? 24,630 प्लस 6 लाख प्लस 59,570 माइनस 4 लाख माइनस 10,500 माइनस 68,600,
लो जी 2,05,100 रुपए का कंसाइनमेंट प्रॉफिट आ गया। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, बोलो बच्चों। ठीक है जी, ये कंसाइनमेंट का 10 नंबर का क्वेश्चन था, ये हो गया। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है बेटा। बुक का क्वेश्चन है, हमारी बुक में भी था और आपके स्टडी मॉड्यूल में तो है ही। तो देखिए, कार्तिक एक्सेप्टेड ए बिल टू बालू फॉर 3500 डिस्चार्ज बाय ए कैश पेमेंट ऑफ 1500 एंड ए न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस 75 फॉर इंटरेस्ट। कार्तिक ने एक बिल एक्सेप्ट किया था 3500 रुपए का, जिसको डिस्चार्ज कर दिया। उसने कहा 1500 रुपए अभी ले लो, बाकी के लिए एक नया बिल लिख दो विद 75 इंटरेस्ट। समझे? तो पहले तो देखो क्या होगा, पहले इस बिल को डिस्चार्ज कैसे किया। तो एंट्री अगर आपको एक ही एंट्री बनानी है ना, तो पुराना वाला बिल हो जाएगा खत्म। तो बीपी डेबिट कितने का? 3500 का। एक ही एंट्री बनानी है, तो बीपी डेबिट 3500। इंटरेस्ट को करो डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट 75 टू कैश कितने से? 1500 से। और टू बीपी न्यू, टू बीपी न्यू कितने से हो जाएगा? शायद 2075 से होगा, है ना। तो ये एंट्री होगी, देखो 3500 प्लस 75 माइनस 1500, तो कितना? 2075 से ये एंट्री बन जाएगी। समझे? अगर आपको दो एंट्री बनानी है इसमें, तो पहले जो पुराना वाला बिल था उसको डिसऑनर करो, तो वो डिसऑनर की एंट्री बनेगी बीपी डेबिट टू बालू। ठीक है, कितने से? 3500। उसके बाद एंट्री बनेगी बालू डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू कैश और टू बीपी न्यू। ठीक है, तो ये दो एंट्री भी बना सकते हो, मैंने एक ही एंट्री से काम चला दिया। गोपाल acceptance for 4500 which was endorsed by Karthik to Mohan was dishonored. Mohan paid 50 as noting charges. Bill was withdrawn against check. बिल वाज विड्रॉन अगेंस्ट चेक। तो देखो, गोपाल ने कोई बिल एक्सेप्ट किया था, इसका मतलब हमने बिल ड्रॉ किया होगा। तो हमारे पास बीआर था, हमने उस बिल को इंडोर्स कर रखा था, किसको? मोहन को। वो बिल डिसऑनर हो गया और मोहन ने 20-50 रुपए नोटिंग चार्ज पे किया। तो अगर कभी भी कोई इंडोर्स बिल डिसऑनर हो जाता है, तो हम ड्रॉई को डेबिट करते हैं और इंडोर्सी को क्रेडिट करते हैं। जिसको हमने बिल दिया था ना, उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर जो एंट्री बनेगी, वो एंट्री बनेगी मोहन डेबिट, मोहन डेबिट नहीं, मोहन थोड़ी, गोपाल, गोपाल जो ड्रॉई है ना। तो एंट्री बनेगी गोपाल डेबिट टू मोहन, और कितने से? 4550 से, नोटिंग चार्ज को इंक्लूड करके। और जो मोहन को हमें पैसे देने थे ना, जो मोहन को हमें पैसे देने थे, वो हमने चेक से दे दिए। तो मोहन डेबिट टू बैंक, ये एंट्री बन जाएगी 4550 और 4550। तो मोहन को जो भी हमें पैसे देने थे, वो हमने 4550 चेक से दे दिए। ये एंट्री होगी। दोषी रिटायर ए बिल 2500 ड्रॉन ऑन हिम बाय कार्तिक फॉर 2500, 25 रुपए डिस्काउंट। मतलब हमने कोई दोषी था, उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, तो उसकी जो हमने एंट्री बनाई, वो बिल हमारे पास था, तो हमने उसने रिटायर कर दिया। रिटायर मतलब मैच्योरिटी डेट से पहले पैसे दे दिए। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 2475, रिबेट या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 25, और टू बीआर, बीआर जो होगा मेरे पास से चला गया। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 2475, रिबेट या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 25 रुपए, और टू बीआर, बीआर मेरे यहां से चला गया, कितने का था? 25 रुपए का। कार्तिक एक्सेप्टेंस टू प्रेम फॉर 6500 डिस्चार्ज बाई प्रेम, डिस्चार्ज बाई प्रेम। अशोकाज एक्सेप्टेंस टू कार्तिक फॉर ए सिमिलर अमाउंट। मतलब यह है, मेरे पास एक बीपी था जो मुझे किसको पैसे देने थे? कार्तिक एक्सेप्टेंस टू प्रेम, डिस्चार्ज बाई प्रेम, डिस्चार्ज बाई प्रेम। अशोकाज एक्सेप्टेंस टू कार्तिक फॉर ए सिमिलर अमाउंट। मतलब यह है कि हमारे पास कोई बीआर था, हमारे पास कोई बीआर था। एक मिनट बेटा, पता नहीं क्या हो गया, एक मिनट। हाँ जी बेटा, तो कार्तिक एक्सेप्टेंस टू प्रेम फॉर 6500 डिस्चार्ज बाय प्रेम, अशोकास एक्सेप्टेंस टू कार्तिक फॉर ए सिमिलर अमाउंट। मतलब यह है कि हमने, प्रेम ने हमारे ऊपर यानी कार्तिक के ऊपर बिल ड्रॉ कर रखा है। तो कार्तिक के पास एक बीपी था जो उसे डिस्चार्ज करना था, फिर कार्तिक के पास एक बीआर भी था, मतलब अशोक था, उसने एक्सेप्ट कर रखा है, कार्तिक ने एक बिल ड्रॉ कर रखा है अशोक के ऊपर, तो कार्तिक के पास एक बीआर था। तो कार्तिक ने क्या करा, ये बीआर प्रेम को देकर इस बीपी को एडजस्ट कर दिया, मतलब सेटल कर दिया। तो जो इसकी एंट्री बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी बीपी डेबिट टू बीआर, बीपी डेबिट टू बीआर, सेम अमाउंट था, तो ये एंट्री बन जाएगी। ठीक है, तो ये 5 नंबर का आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन था। आइए, इनमें से एक क्वेश्चन हमको करना था, एक एवरेज ड्यू डेट है और एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है आपका एवरेज ड्यू डेट का, और एक क्वेश्चन है आपका सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पर। ठीक है, तो क्या है जरा एक बार पढ़ लेते हैं।
सीता एंड गीता आर टू पार्टनर इन द फर्म हैव ड्रॉन द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम द फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। बेटा ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल मैंने आपको करवाया हुआ है क्लास में भी, और स्टडी मॉड्यूल में भी सेम क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ऐसी तरीके का। तो 1/4/2022 को 53,000 सीता ने विड्रॉ किया, 14/9 को 20,000 गीता ने विड्रॉ किया, फिर 20/11 को 35,000 सीता ने विड्रॉ किया, 16/1 को 25,000 सीता ने किया, 31/3 को 22,000 गीता ने किया। तो इसमें आपको क्या करना है, इंटरेस्ट 12% लगाना है ऑल ड्राइंग पर। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच बाय पार्टनर यूजिंग एवरेज ड्यू डेट मेथड। फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट कंसीडर 1 अप्रैल 2022 एज बेस डेट एंड 1 ईयर इज 365 डेज। तो 31 मार्च को आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 31 मार्च को, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सीता की ड्राइंग पर एवरेज ड्यू डेट निकालना पड़ेगा। जो एवरेज ड्यू डेट आएगी तो उसकी जो टोटल ड्राइंग होगी सीता की, उस पर उस एवरेज ड्यू डेट से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट निकाल लेना। जैसे सीता के ड्राइंग कितना है, सीता का है 53,000, फिर 35,000, फिर 25,000। तो 35 और 25 होता है 60, 60 और 53 होता है 1,13,000। तो 1,13,000 पर आपको एक ही बार में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेना है 12% के हिसाब से एवरेज ड्यू डेट से 31 मार्च तक, ठीक है। फिर गीता की ड्राइंग देखो 20,000 और फिर गीता की है 22,000। तो गीता की टोटल ड्राइंग है 22,000। इस 22,000 का एवरेज ड्यू डेट निकालो, एवरेज ड्यू डेट निकालकर जो एवरेज ड्यू डेट आएगी वहां से लेकर 31 मार्च तक का आप इंटरेस्ट निकालोगे 12% के हिसाब से। तो जो भी पहले एवरेज ड्यू डेट निकाल लेना और फिर इंटरेस्ट निकाल लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन था। उसके बाद यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीरा एंटरप्राइज सेल गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू फ्यू कस्टमर, ऑल सच ट्रांजैक्शन आर बुक्ड एज एक्चुअल सेल। यानी सेल की एंट्री डाल चुके हो आप, एक्चुअल सेल उसको मान चुके हो। ऑन 31 मार्च 2022 द ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस स्टूड एट रुपीज 1,10,000 विच इंक्लूड 10,000 गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल अगेंस्ट विच नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। These goods were sent out at 25% over and above cost price to Mr. Arun. Mr. Arun sent an sent an intimation of acceptance for 6,000 goods on 15 अप्रैल 2022 and balance goods return। ठीक है जी, मेक द एडजस्टमेंट एंट्री। तो पहले आपको 31 मार्च को क्या करना पड़ेगा बच्चों, 31 मार्च को आपको एक तो सेल को कैंसिल करना पड़ेगा। नीचे आपको दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक 70,000 है इस ट्रांजैक्शन के अलावा बाकी। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पहले तो क्या क्या पूछा है, एक तो एंट्री बनानी है। तो एक तो 31 मार्च की एंट्री बनेगी। तो 31 मार्च को आपको 2 एंट्री डालनी पड़ेंगी। कौन सी 2 एंट्री, एक एंट्री बनेगी सेल डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये एंट्री बनेगी सेल डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, यानी डेटर्स का मतलब है यहां पर अरुण, जो अरुण है, कितने से 10,000 से। फिर एंट्री बनेगी इन्वेंट्री विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। तो इसकी कॉस्ट निकाल लो। तो देखो बेटा 10,000 है 125 के बराबर, तो 100 के बराबर कितना होगा 8,000। ये एक एंट्री बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन कहता है आपसे एक तो आपको और बताओ बैलेंस शीट में कैसे अपेयर होगा ये, और फिर 2022 अप्रैल में भी एंट्री बनाकर दिखाओ, ठीक है। तो बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, बैलेंस शीट देखो, अगर मैं 31 मार्च का बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, ये एक्सट्रैक्ट है, ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, ये एक्सट्रैक्ट है। पहले यहां लिखोगे स्टॉक, तो स्टॉक दे रखा है 70,000 प्लस इसमें करोगे स्टॉक विद कस्टमर, स्टॉक विद कस्टमर होगा 8,000, तो कितना हो जाएगा टोटल स्टॉक 78,000। फिर यहां लिखोगे डेटर्स, तो डेटर्स आपको पहले से कितने दे रखे हैं, डेटर्स आपको दे रखे हैं टोटल मिलाकर 1,10,000, 1,10,000 के आपके डेटर्स दे रखे हैं। इसमें से माइनस करोगे सेल ऑन अप्रूवल वाला, कितना 10,000, टोटल कितना बचेगा बच्चों 1,00,000 रुपए। ये आपका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन होगा। जो 31 मार्च 22 की बैलेंस शीट है उसमें आपको 70,000 रुपए में 8,000 का स्टॉक ऐड कर देना है, तो टोटल 78,000। डेटर्स 1,10 थे, उसमें से सेल ऑन अप्रूवल वाला 10,000 घटा देना है। अब अप्रैल 2022 में क्या होगा, अप्रैल 2022 में क्या होगा, जो गुड्स उसने एक्सेप्ट कर लिया, जो गुड्स उसने एक्सेप्ट कर लिया उसकी तो आपको एंट्री बनानी पड़ेगी, उसकी तो आपको एंट्री बनानी पड़ेगी। क्या एंट्री बनानी पड़ेगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट या अरुण डेबिट टू सेल्स, क्योंकि सेल आप कैंसिल कर चुके थे 31 मार्च को, तो 6,000 का गुड्स उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसकी तो आपको एंट्री बनानी पड़ेगी, क्योंकि सेल आप कैंसिल कर चुके थे लास्ट डेट को, तो आपको आप सेल की एंट्री अगेन बनानी पड़ेगी। और जो गुड्स रिटर्न आ गया,
जो गुड्स रिटर्न आ गया, फॉर रिटर्न आपको कोई एंट्री नहीं बनानी, फॉर रिटर्न नो एंट्री। सर क्यों नो एंट्री? क्योंकि रिटर्न आप सेल पहले ही कैंसिल कर चुके हो, तो जो एंट्री आपने सेल की बनाई थी वो आपने कैंसिल कर दी 31 मार्च को। जब कैंसिल कर दी तो फिर रिटर्न की कोई एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो या तो ये कर देते या फिर आप वो कर सकते थे, दोनों में से कुछ भी कर सकते थे। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ पुणे मेडिकल एड सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ये एनपीओ का क्वेश्चन है, 15 नंबर का। रिसीट एंड पेमेंट दे रखा है, ओपनिंग कैश, सब्सक्रिप्शन दे रखा है, डोनेशन दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10%। तो बेटा अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन नहीं हुई तो 1 लाख रुपए आपके इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे। अगर इन्वेस्टमेंट नीचे नहीं दे रखे हुए तो 1 लाख आपके इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे, जो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएंगे। ठीक है, चैरिटी शो कलेक्शन 16,500। मेडिसिन सप्लाई के लिए पेमेंट किया, अगर मेडिसिन के आपको क्रेडिटर्स दे रखे होंगे तो मेडिसिन का परचेज निकालोगे, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखे होंगे तो मेडिसिन कंज्यूम निकाल लोगे। तो ऑनरेरियम टू डॉक्टर एक्सपेंसेस है, सैलरी एक्सपेंसेस है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, मेडिकल इक्विपमेंट एसेट है तो मेडिकल इक्विपमेंट में ऐड कर देंगे। चैरिटी शो एक्सपेंसेस कितना है? 2750। तो बेटा इसमें से माइनस करके दिखा सकते हो, यानी चैरिटी शो कलेक्शन में से इस एक्सपेंसेस को माइनस करके नेट इनकम दिखा सकते हो। ये क्लोजिंग कैश बैलेंस है, ये आपको दिखाना पड़ेगा कहाँ? बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। उसके बाद देखो, देखिए उसके बाद क्या है, सब्सक्रिप्शन ड्यू और सब्सक्रिप्शन एडवांस। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर आपको सब्सक्रिप्शन इनकम निकाल लेनी है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ये जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ये जाएगा। स्टॉक ऑफ मेडिसिन देखो दे रखा है और क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन भी दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, एक मेडिसिन सप्लाई अकाउंट बना लेना, या सप्लायर फॉर मेडिसिन अकाउंट बना सकते हो। बाई बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी ये आएगा। फिर जो पेमेंट किया वो टू बैंक, तो परचेज ऑफ मेडिसिन आ जाएगा। परचेज ऑफ मेडिसिन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन माइनस कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम निकल आएगा। ठीक है, वो आपका एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक, तो ये 12,500 ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, 17,250 क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है एसेट साइड में। और जो 12,000 के सप्लायर हैं मेडिसिन के, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। समझे? वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट देखो 21,500 पहले से था, 25,000 आपने और खरीदा, जबकि बचा हुआ है 37,200। तो बाकी जो बचेगा वो डेप्रिसिएशन हो जाएगा, बाकी जो होगा वो डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो 21,500 प्लस 25,000 माइनस 37,200, तो बेटा इस पर 9,300 का डेप्रिसिएशन होगा। अच्छा, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, तो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग जो है 65,000 है और 61,750 क्लोजिंग है। कोई परचेज वगैरह किया नहीं है, ना ही कोई सेल किया है, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो डेप्रिसिएशन होगा। 61,750 3250 जो होगा वो डेप्रिसिएशन होगा बिल्डिंग पर। तो टोटल डेप्रिसिएशन 9,300 ये, 3250 ये। ठीक है, जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ये एसेट साइड में, ये एसेट साइड में, इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में 1 लाख, क्योंकि इंटरेस्ट दे रखा है तो इंटरेस्ट का रेट दे रखा है 10%, तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 10% करोगे तो वो इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में भी उतना ही, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी उतना ही। ठीक है, ये आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी थी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना था और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी थी। आसान क्वेश्चन है बेटा, बन जाना चाहिए, बाकी सॉल्यूशन में मैं आपको बताऊंगा ये। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन देखो, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admit Z for 1/6 share in the profit and guaranteed that his share of profit will not be less than 50 lakhs. The total profit of the firm for the year ended 31 मार्च 2022 वर 1,80 लाख। तो ठीक है, कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ईच पार्टनर व्हेन गारंटी इज गिवन बाय द फर्म, गारंटी इज गिवन बाय ए एंड बी। तो पहले देखो, पहले केस में बता रहा हूं, ए बी सी, टोटल प्रॉफिट है 1,80 लाख। तो 1,80 लाख को जरा पहले आप सी का शेयर निकालो, 1,80 लाख डिवाइडेड बाई 6, इसका शेयर हो गया 30 लाख, 30 लाख। ठीक है, अब 1,80 लाख में से 30 लाख माइनस करो, कितना बचेगा? 1,50 लाख। 1,50 लाख को 3:2 में बांट दो, 90 लाख इसको मिलेगा और 60 लाख इसको मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपने इसे तो गारंटी दी है कितने की? 50 की, तो इसे 20 और देना पड़ेगा आपको। और जो एक्स्ट्रा 20 इसे दे रहे हो, इसे फर्म ने गारंटी दी है, तो फर्म ने गारंटी दी है तो बियर कौन करेगा? ये दोनों बियर करेंगे। किस रेशो में? जो इनका रिस्पेक्टिव रेशो है। तो 20 लाख को 5 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 लाख यहां से घटेगा और 8 लाख यहां से घटेगा। तो इसका जो बचेगा वो कितना बचेगा? इसका बचेगा 78 लाख,
इसका बचेगा 52 लाख और इसका आपका हो जाएगा 50 लाख। ठीक है, ये बंटवारा हो गया जब फर्म ने गारंटी दी है, समझे? या आप ऐसे भी बोल सकते हो 1,80,00,000 में से सीधा 50 लाख पहले इसको दे दो, सीधा 50 लाख पहले इसको दे दो, उसके बाद जो बचेगा 1,30,00,000 उसको 3:2 में इन दोनों में बांट दो, ए और बी में। तो इसका मतलब होता है फर्म ने गारंटी दी। लेकिन अगर गारंटी ए और बी इक्वली दे रहे हैं तो क्या होगा, यहां पर ये जो 20 लाख इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है तो इन दोनों में से कितना कितना घटेगा, पहले आप ऐसे ही बांट लो, पहले आप ऐसे ही बांट लो, फिर इसमें से 10 घटेगा और इसमें से भी 10 घटेगा, तो इसका होगा 80, इसका होगा 50 और इसका भी 50। समझे? ये हो गया क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये है पार्टनरशिप का क्वेश्चन। बेटा तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। मैं इसका सॉल्यूशन बनाकर जब दूंगा तो पूरा डिटेल में आपको दूंगा। ठीक है, अगर अभी करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अभी डिस्कस कर ही नहीं रहा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चों ने तो इस क्वेश्चन को छोड़ ही दिया होगा, तो अभी मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस ही नहीं कर रहा। सॉल्यूशन बनाकर मैं जब दूंगा तो जरूर इस क्वेश्चन को मैं बनाकर दूंगा, तो आप बच्चों देख सकते हो। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा 6A। BP Limited issued a prospectus inviting application for 1,20,000 equity share of ₹10 each at a premium of 2 per share payable as follow। एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 4। तो 5, 3, 8 और 4 12, यानी 12 रुपए हो गए। 2 रुपए इस 5 रुपए के अंदर 3 रुपए शेयर कैपिटल का अमाउंट है, 2 रुपए प्रीमियम है। एप्लीकेशन रिसीव 3,60,000। कहते हैं एप्लीकेशन 80,000 का तो इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया, तो 360 में से 80 एकदम रिजेक्ट कर दिया, तो कितना बचा? 360 डिवाइडेड बाई 80, कितना बचेगा? 280। अब बची 2,80,000 एप्लीकेशन, उसका प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ होगा। एंड शेयर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट एज अंडर। कैसे? देखो, कहते हैं ये है कितना, ये 280 है और 280 को आपने कितना 1,20,000 का अलॉटमेंट किया है। समझे? अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है, क्या करना है? आगे क्वेश्चन कहता है excess money received with application was adjusted toward the sum due on allotment and the balance amount returned to the applicant. All calls were made duly received except the final call by shareholder belonging to category 1 who applied for 680 shares। तो पहले तो देखो, कहते हैं एक्सेस मनी जो रिसीव हुई है उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है और जो बैलेंस बचेगा उसको रिटर्न कर देना है, मतलब कॉल के साथ एडजस्ट नहीं करना। ऑल कॉल वर मेड ड्यूली रिसीव्ड except the final call by a shareholder belonging to category 1 who has applied for 680 share, his share were forfeited, the forfeited share were reissued at ₹13 per share fully paid up। Pass journal entries for the above transaction in the books of BP Limited। Open calls in arrear account whenever required। लो जी, क्वेश्चन ने बोल दिया calls in arrear account require है, यानी खोलना ही खोलना है आपको, तो डायरेक्ट एंट्री नहीं डालनी। समझे? तो अब जरा यहां पर पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कितना मनी एडजस्टमेंट होगा। तो पहले कैटेगरी 1 को देखते हैं। कैटेगरी 1 में नंबर ऑफ एप्लीकेशन थी कितनी? 1,60,000। शेयर अलॉटेड जो आपने किए वो थे 80,000। इसका मतलब रेशो था 2:1, यही हुआ ना रेशो 2:1। तो एक्सिस एप्लीकेशन मनी कितनी हो गई? एक्सिस एप्लीकेशन कितनी हो गई? 80,000। एक्सिस एप्लीकेशन मनी कितना हो गया? अभी मैं कैटेगरी 1 बता रहा हूं। एक्सिस एप्लीकेशन मनी होगा 80,000 इंटू 3 रुपए है ना एक शेयर पर? एक शेयर पर 3 रुपए है ना? हाँ 3 रुपए एक शेयर पर है, 3 रुपए। ठीक है, तो 2,40,000। 2,40,000 जो है वो है एक्सिस एप्लीकेशन मनी। अब अलॉटमेंट ड्यू देखो कितना होगा। अलॉटमेंट ड्यू होगा बच्चों 80,000 शेयर उसको अलॉट किए गए 5 रुपए के हिसाब से, कितना? 4 लाख। 4 लाख। तो एक्सिस मनी पूरा का पूरा ये 2 लाख एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट के साथ, तो एडजस्टेड विद अलॉटमेंट पूरा 240 अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सिस जो है कम है और अलॉटमेंट पर जो लेना था वो ज्यादा है। ठीक है, तो
कैटेगरी 1 में 2,40,000 अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो जाएंगे। एक्सिस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। अब आते हैं कैटेगरी 2 पर। कैटेगरी 2 में नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड देखो पहले, अप्लाइड तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड है 120 माइनस शेयर अलॉटेड। अब शेयर अलॉट कितने किए? शेयर अलॉट किए 40,000। तो एक्सिस एप्लीकेशन देखो, एक्सिस एप्लीकेशन हुई 80,000, एक्सिस एप्लीकेशन हुई 80,000। एक्सिस एप्लीकेशन मनी कितनी होगी? 80,000 इंटू 3 यानी 2,40,000। ठीक है, अब अलॉटमेंट ड्यू देखो, अलॉटमेंट ड्यू होगा 40,000 शेयर पर, क्योंकि 40,000 शेयर अलॉट किए गए थे। तो 40,000 इंटू 5 कितना होगा? 2 लाख। 2 लाख। तो एडजस्ट कितना होगा अलॉटमेंट के साथ? एडजस्ट विद अलॉटमेंट 2 लाख एडजस्ट हो जाएगा। 2,40,000 एक्सिस है, अलॉटमेंट पर ड्यू था 2 लाख, तो पूरा का पूरा 2 लाख एडजस्ट हो जाएगा। तो अलॉटमेंट पर अब कुछ भी नहीं लेना इन पर। और रिफंड कितना करना है इसमें से? 240 का एक्सिस था, आपने 2 लाख एडजस्ट कर दिए, तो 40,000 आपको रिफंड करना पड़ेगा। 40,000 आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो टोटल रिफंड देख लो कितना होगा। एक तो 80,000 आपने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, तो उस पर रिफंड होगा। तो टोटल रिफंड जो होगा वो 80,000 इंटू 3, 240 तो जो पहले वाला था वो रिफंड होगा, और 40,000 ये भी रिफंड होगा। तो टोटल जो रिफंड होगा वो 2,80,000 का होगा। 2,80,000 का टोटल रिफंड होगा। अब जो एंट्री बनेगी जरा वो मैं आपको बता देता हूं। देखो एंट्री क्या बनेगी। एंट्री देखो, पहली एंट्री देखो, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान से देखना, बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन 3,60,000 इंटू 3, 3,60,000 इंटू 3 कितना होगा? 10,80,000। ये पहली एंट्री होगी, ये पहली एंट्री होगी। फिर देखो शेयर एप्लीकेशन डेबिट 10,80,000 टू बैंक, और टू बैंक में देखो 240 तो जो आपने 80,000 रिजेक्ट किया था वो होगा, प्लस 40,000 जो एडजस्टमेंट के बाद बचा वो रिफंड होगा। तो 2,80,000 तो रिफंड हो जाएगा। उसके बाद शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? जितने शेयर आपने अलॉट किए हैं 120, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 3,60,000। ठीक है, ये आपका शेयर कैपिटल में जाएगा। और शेयर अलॉटमेंट के साथ देखो कितना, पहली कैटेगरी में आपने 2,40,000 एडजस्ट किया था, पहली कैटेगरी में आपने 2,40,000 का एडजस्टमेंट किया था, दूसरी कैटेगरी में आपने 2 लाख का एडजस्टमेंट किया था, तो टोटल 4,40,000 का अलॉटमेंट कर एडजस्ट होगा। अब इन सबका आप टोटल लगा लो, क्या 10,80,000 हो रहा है? 2,80,000 प्लस 3,60,000 और प्लस 4,40,000, देखो 10,80,000 हो रहा है। ये आपकी पहली दो एंट्री हो गई, ये आपकी पहली दो एंट्री हो गई। अब मैं आपको दूसरी एंट्री बनाकर दिखाता हूं। दूसरी एंट्री कैसे? पहले शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करो, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 80,000, मतलब 1,20,000 शेयर हैं, तो 1,20,000 शेयर पर 5 रुपए के हिसाब से कितना होगा? 6 लाख। फिर यहां पर होगा 1,20 इंटू 3, 3,60,000। फिर होगा 1,20,000 इंटू 2, कितना होगा? 2,40,000। ये फर्स्ट एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री देखो, बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरियर खोलने के लिए बोला है, तो कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में टोटल आपने डेबिट किया 6 लाख, और यहां पर देखो एडजस्टमेंट कितना किया? 440। तो शेयर अलॉटमेंट जो क्रेडिट होगा वो होगा आपका कितना था? 6 लाख। 6 लाख में से जो यहां पर ये आपने क्रेडिट कर रखा है, एडजस्ट कर रखा है 4,40,000, ये आपको, तो 1,60,000 से आपको शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब जितने पैसे एक शेयर होल्डर ने नहीं दिए वो निकालना पड़ेगा आपको। अब जरा देखो, कैटेगरी 1 में एक शेयर होल्डर था, ध्यान से देखना, जिसने अप्लाई किया था 680, और कैटेगरी 1 का जो रेशो था ना वो था 2:1। तो जिसने 2 के लिए अप्लाई किया था उसको 1 मिला होगा, तो इसको कितने शेयर मिले होंगे? 680 इंटू 1/2, इसको मिले होंगे 340 शेयर। देख लो, आपको 680 इंटू डिवाइडेड बाई 2, इसको 340 शेयर मिले होंगे, समझे? तो अप्लाई किया उसने 680 से, मिले उसको 340, तो 340 पर उसने एक्सिस एप्लीकेशन में नहीं भेजा होगा 3 रुपए के हिसाब से,
देख लो, तो 340 इंटू 3, इसने 1020 रुपए एक्सिस एप्लीकेशन मनी के तौर पर भेजे होंगे। अलॉटमेंट पर इससे लेना था 340 शेयर पर कितने के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से। तो देखो 340 इंटू 5, 1700 रुपए लेने थे उससे, उसने 1000 पहले ही दे रखे थे, 1020, तो 680 रुपए उससे और लेने थे जो नहीं मिले। ठीक है, तो वो आप कॉल्सन एरियर में चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 680, ये कितना होगा 680 कॉल्सन एरियर में। तो 1,60,000 में से 680 आप माइनस कर दो, तो 1,59,320 रुपए, 1,59,320 रुपए, ये पहली एंट्री होगी, मतलब अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री होगी। अच्छा, अब कॉल मनी, पहले कॉल मनी ड्यू करो, तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल है तो 2 शेयर कैपिटल, तो नंबर ऑफ शेयर कितने थे 1,20,000 इंटू कॉल पर अमाउंट था 4 रुपए, तो 4,80,000। अब कॉल के साथ कोई एडजस्ट तो हुआ नहीं था, तो सीधा देखो यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सन एरियर डेबिट, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो इसके पास 340 शेयर थे, 4 रुपए के हिसाब से इसने कितना नहीं दिया होगा, 340 इंटू 4, 1360 रुपए इसने नहीं दिए होंगे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 4,80,000। तो बताओ कॉल पर कितना पैसा मिला होगा, 4,80,000 में से 1360 रुपए घटा दो, तो कॉल पर मिला होगा 4,78,640 रुपए, ये आपको कॉल पर मिला होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सन एरियर डेबिट, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, समझे। अब आते हैं बच्चों फॉरफीचर वाली एंट्री पर। आइए, फॉरफीचर, इन 340 शेयर को फॉरफिट कर लिया गया, तो फुली कॉल्ड अप है पहले तो एंट्री जो पहली एंट्री बनेगी वो होगी शेयर कैपिटल डेबिट, 340 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 3400 रुपए। फिर इसको सारे के सारे शेयर को 13 रुपए पर रीइश्यू कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर तो खैर हुआ ही नहीं होगा क्योंकि डिस्काउंट दिया नहीं फॉर रीइश्यू पर, तो 2 शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो 340 इंटू 13 कितना हो जाएगा 4420, शेयर कैपिटल में जाएगा 3400 और बाकी चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में, कितना 1020। और बेटा ये जितना भी अमाउंट है ये कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा क्योंकि डिस्काउंट कुछ दिया नहीं, तो सारा का सारा शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना 2040 शेयर फॉरफीचर में जितना भी अमाउंट है वो सारा का सारा आपका प्रॉफिट हो गया, वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, ये आपका शेयर वाला क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे कौन सा पूछा गया था, जर्नल वाला, इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल। बेटा जर्नल की थ्योरी में आपको क्या बताऊं, आप सब जानते होंगे उसे। ठीक है, सॉल्यूशन जब बनाऊंगा तो उसमें लिख दूंगा मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल। तो ये आपके पेपर का एनालिसिस था बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर नेक्स्ट पेपर्स, जो भी आने वाले पेपर्स हैं उनके लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।